Hello students, welcome to ICSE Board Class 10 Physics episode 1.1. In the previous episodes we have seen chapter 8 and chapter 9 that is related to electricity, which includes Ohm's law, resistance and household circuits, as well as fuse, earthing and some other topics related to electricity. In this chapter or in this episode we are going to talk about forces. Forces is the first chapter of the textbook that I am having it, that is Goel Brothers Publications or Goel Brother Prakashan, and the title name is Forces, Turning Forces and Uniform Circular Motion. तो फोर्सेस के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते आते हैं, शायद 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड. न्यूटन के बारे में भी हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ा. थोड़ा रिवीजन उसके बारे में कर लेते हैं, फिर चालू करते हैं हमारा चैप्टर. फोर्स का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल डेफिनेशन होता है. व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ फोर्स? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? लिक्विड वाला ऑब्जेक्ट, गैस वाला ऑब्जेक्ट या फिर सॉलिड वाला ऑब्जेक्ट? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इसके बारे में हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. फोर्सेस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिलेटेड टू द रिजिड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिजिड फोर्स या तो फिर रिजिड स्ट्रेंथ नहीं आती है, लेकिन उससे फोर्स का काम नहीं होता. मैं उसका एग्जांपल बाद में आपको बताऊंगा. टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. टर्निंग फोर्सेस का मतलब क्या? जो फोर्स ऑब्जेक्ट को मुड़ाता है, टर्न करता है, उसे कहते हैं टर्निंग फोर्सेस. उसके बारे में भी हम देखेंगे. एंड दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक स्पीड पे और एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर वो ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वो भी हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे क्या हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, विच आर द टॉपिक्स दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, turning forces of the rigid body, moments of force or torque, equilibrium of the bodies, principle of movements, center of gravity, center of mass, uniform circular motion, centripetal force and centrifugal force. इतने टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, लेकिन मैंने एक और टॉपिक कवर किया हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं है. वो छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कपल. तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया. सो हियर इफ़ आई वांट टू मेंशन देन आई कैन मेंशन हियर इट एज अ one more topic, that is couple. So वो भी हम सीखेंगे थोड़ा सा नॉलेज के लिए, बराबर. आज के टॉपिक के अंदर हम जो सीखने वाले हैं, एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा है टर्निंग फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी, वो देखेंगे, बराबर. चलो लेट अस मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन, बराबर. सबसे पहले, इफ़ देयर इज अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव. स्टेशनरी रिजिड बॉडी, देखो वर्ड कौन सा यूज़ किया? रिजिड बॉडी. अगर आप 7th में होते या 8th में होते तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इस तरह से होता, इफ़ देयर इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी बॉडी. लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है रिजिड बॉडी, यानी कि आपके जो हिसाब से जो चल रहा है, यानी कि लेवल के हिसाब से चल रहा है, वो सही है. आपको जब छोटे थे तब आपको बता दिया था कि भाई स्टेशनरी यानी कि स्टेबल, बॉडी तो भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम बॉडी भी कह सकते हैं, बना. लेकिन यहाँ पर रिजिड बॉडी है क्योंकि अभी हम बड़े हो चुके हैं, हमारा लेवल बढ़ गया है, इसलिए हमें उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप 11th में जाते और 11th में फोर्सेस आता तो आपको पढ़ना पड़ता फोर्सेस अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ गैस एंड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड्स विच आर कमिंग अंडर द टाइटल हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक फोर्स. चलो वो तो बात की बात है, अभी हम देखते हैं. विच इज़ फ्री टू मूव, यानी कि स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, वो एक जगह पे पड़ी हुई है, स्टेशनरी है यानी कि स्टेबल है. विच इज़ फ्री टू मूव, इट विल मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स सच दैट द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सच मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और अ ट्रांसलेशनल मोशन. उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया यहाँ पर. फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल पड़ा है, वो स्टेशनरी रिजिड ऑब्जेक्ट है. उसका मतलब क्या? रिजिड का मतलब थोड़ा सा सॉलिड है, वो बराबर स्ट्रॉन्ग है. जब उसको हम किक करते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ किक विथ अ फोर्स और व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स,
जो डायरेक्शन में आपने उसको किक किया उसी डायरेक्शन के अंदर वो मूव होगा। यानी कि आप किक करते हो, व्हाट इज अ किक? दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, द मूवमेंट ऑफ दैट फुटबॉल is in a straight line path which is equivalent to the force applied to the football। यानी कि ये पाथ फुटबॉल किक किया तो वो इस बाजू नहीं जाएगा, वो इस बाजू नहीं जाएगा। Why? Because you have kicked in this manner, so the football is going to go in this direction। ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स अप्लाइड। ये किसका डायरेक्शन है? फुटबॉल का। आपने किक कहाँ पर किया? यहाँ पर किया। तो फुटबॉल कहाँ? यहाँ जाता है? नहीं, यहाँ नहीं जाता। यहाँ जाता है? नहीं, यहाँ नहीं जाता। तो कहाँ जाता है? वो जिस डायरेक्शन में आपने किक किया है उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉल विच इज़ मूविंग, and this is the direction of the kick that is applied on the rigid body football। I hope you understood। Next one, however if a rigid body is pivoted। अभी देखो, अभी however pivoted का मतलब क्या? तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने किल लगा दी, यहाँ पे मैंने किल लगा दी और किल के ऊपर मैंने एक कैलेंडर लटका दिया, कैलेंडर लटका दिया। अगर मैं इसी कैलेंडर को यहाँ पे फोर्स देता हूँ, यहाँ पर उसको जर्क देता हूँ, तो वो कैलेंडर इसी पॉइंट के हिसाब से वो मूव करेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर दिया तो वो कैलेंडर इस बाजू जाना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर अटका हुआ है? इस कील के ऊपर। द कैलेंडर इज हैंगिंग with the support of the nail on the wall, and when I am applying a force, what is happening? It requires to go this side, but as it is, it requires to go this side, but as it is hanged on the wall with the help of a nail, it will start rotating at a particular fixed point। एक fixed point के हिसाब से वो rotate करने लगेगा। So that type of object is pivoted such that it can turn round the pivot, then the application of the force on the rigid body will rotate the body about the pivot। Such a motion is called rotational motion। Example, a force applied on the door of a room normally will rotate the door about its axis passing through the hinges। समझ में आया? तो रोटेशनल, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये दरवाज़ा यहाँ पे हिंजिस है, यहाँ पे हिंजिस है, यहाँ पे हिंजिस है। दरवाज़ा को आप बंद कर रहे हो, फोर्स दिया, आपने फोर्स दिया तो दरवाज़ा बंद हो गया। किसके हिसाब से बंद होता है? इट इज़ टर्निंग बिकॉज ऑफ द फोर्स, और वो एक जगह पे फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है, इसलिए दरवाज़ा बंद हो जाता है। समझ में आया? दरवाज़ा बंद क्यों हुआ? क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स अप्लाई की वजह से क्या हो रहा था? यहाँ पर फोर्स अप्लाई की वजह से वो दरवाज़ा मूव हो रहा था, लेकिन एक ही फिक्स पॉइंट के हिसाब से वो मूव हो रहा है। और वो जो फिक्स पॉइंट है वो कहाँ से है? एक्सिस से। उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर दरवाज़ा के ऊपर जो है लगा हुआ है उसे कहते हैं हिंजिस। समझ में आया? दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। लेट अस सी द टर्निंग फोर्सेज ऑन द रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी का डेफिनेशन, रिजिड बॉडी क्या है वो देखेंगे। अ बॉडी विच डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड। समझ में आया? डिफॉर्म का मतलब टूटनी नहीं चाहिए, उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और अ नंबर ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। In actual practice, such a body is not possible. However, bodies like wood, metal, glass, stone, etc. can be regarded as a rigid body. तो rigid body का मतलब क्या हुआ? जब भी हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है या तो फिर उसका जो शेप है, बराबर, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्लो मोशन में, टाइम स्लैप में या तो टाइम लैप्स में अगर आप फुटबॉल को किक करते हो और उसका फोटोग्राफ्स लिया, यू नो व्हाट हैपन्स? फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगने की वजह से फुटबॉल का शेप थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, तो वो रिजिड बॉडी में नहीं आता, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज़
the body which does not get deformed under the action of a force or a number of force is called rigid body. In actual practice, such body is not possible. However, bodies like wood, stone, metal, glass, etc. can be regarded as a rigid body. Okay, let us see the diagram. So now see, the given figure is an object. You can see the figure, and there is a force applied at certain points. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टर्म्स रिलेटेड है इसके. तो सबसे पहले आता है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सी, उसका नाम ही कैसा है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट होगा जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं. बराबर. जैसे कि मान लो कि ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल के ऊपर कौन से पॉइंट आ, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर भी एक पॉइंट दे दिया. बराबर. ओके, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन. ये फुटबॉल है. बराबर. और फुटबॉल के ऊपर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया. बराबर. फिर से समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ. ओके, वंस अगेन. दिस इज अ ग्राउंड. फुटबॉल यहाँ पर है. मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक इट एक्सप्लेनेबल. यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट. बराबर. अभी फोर्स अप्लाई करोगे या तो फिर किक करते हो, तो किक आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी कर सकते हो. बट यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है. ऐसे ऊपर से किक करने जाओगे तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा. तो आप किक कहाँ पे करोगे, यहाँ पर करते हो, यहाँ पे करते हो. सो इफ़ यू आर किकिंग हियर, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अगर आप किक यहाँ पर करते हो, देन दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. उसका मतलब हुआ रिजिड बॉडी के ऊपर, पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आप फोर्स देने वाले हो. समझ में आया. सीधा डायग्राम देखो आप. तो डायग्राम में पॉइंट ए इज कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. बराबर. और वो जाएगा कहाँ पर, वो उसी हिसाब से जाएगा, वो उसी दिशा में जाएगा जहाँ पर आपने एक्शन ऑफ फोर्स का जो पॉइंट है वहाँ पर. तो एज फॉर एग्जांपल, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर कि भाई बॉल, ये ग्राउंड है, यहाँ पर बॉल पड़ी हुई है, यहाँ पर. ओके, मुझे चेंज करने दो. सो यहाँ पर आप किक कर रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. तो ये इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आया. यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादातर फोर्स यहाँ पे आया. हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होगा फोर्स, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे, यहाँ पर आया. तो वो जाएगा इस बाजू. दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो an imaginary line passing to the point of action of force and drawn in the same direction in which the force acts is called line of action of force. तो आप देखो एक्स वाई देखा आप फिगर में, डायग्राम में देखो, here एक्स वाई. so this is x y. so that's what it is. एक्स वाई is a line of action of force. अभी देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या, कि जब किसी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स है तो रिजिड बॉडी है. सबसे पहली बात फुटबॉल कैसा बॉल हमने ऑब्जेक्ट लिया था, रिजिड बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट लिया था. बराबर. मैंने रिजिड बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट लिया, यानी कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो फोर्स, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. बराबर. अब ये ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या, यहाँ पर आया तो क्या ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ी जाएगा. ये पॉइंट सभी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होगा तो पार्टिकल्स है, फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो सरफेस है उसके ऊपर वो फोर्स ट्रांसमिट कर देगा सब जगह पे. और सभी पार्टिकल्स या तो फिर मॉलिक्यूल्स या तो फिर ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे, उसको भी फोर्स के अंदर लेके आएगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसी जगह से इस जगह पे मूव होगा. तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. सी, इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड. लिखा है ना, द वर्ड, विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, ट्रांसमिटेड.
कहाँ पे ट्रांसमिट होगा, वो पूरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप पॉइंट के ऊपर आप फोर्स दे रहे हो तो ये फोर्स पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यहाँ से यहाँ मूव होने वाला है। पहले तो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब दे आर ऑल हैविंग मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑल हैविंग पार्टिकल्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि सॉलिड के अंदर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स देता हूँ तो ये इसको ट्रांसमिट करेगा, इसको बाजू वाले में ट्रांसमिट होगा लेकिन कम होगा, बट हियर मोस्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसमिशन उसका होगा और ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते होते इसको पहुँचाएगा एनर्जी। दैट मीन्स इट इज़ ट्रांसमिटिंग द एनर्जी दैट इज़ गेन बाय द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट। फुटबॉल के अंदर किक लगाया तो इसको मान लो इसको किक लगाया तो इसको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी इसको ट्रांसमिट करेगा, ऐसे करते करते इट विल बी ट्रांसमिटिंग। सो दैट इज़ वॉट द ट्रांसमिटेड एवरीवेयर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड कॉजिंग द मटीरियल डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स। So this is the explanation related to the point of action of force, line of action of force, principle of transmissibility of the force. I hope you enjoyed this session. This is the first episode for the chapter 1 forces, episode 1.1. If you have any doubts or any questions, please let me know and I will try to explain with the different examples, but I hope I made it very simple and clear. Thanks very much guys and thanks for your patience. I'll see you in the next episode.